बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बयानिए में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो ज़रा उदास है। वो इसलिए कि साल 2020 बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को खा गया। जिस शख्सियत की अब हम बात करेंगे वो है मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब, जो अब हम में नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। एक बड़ी शॉकिंग सी एक ख़बर है, बड़ी शॉकिंग सी एक बात लगती है कि अभी 2-3 रोज़ पहले जो उन्होंने धरना दिया हुआ था इस्लामाबाद में, उसकी गूंज थी, उसको कवरेज मिल रही थी, उस पर बात हो रही थी, ज़ेरे बहस थी सारी बातें, और अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। इसके अलावा वो चूँकि अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी एक जो शख्सियत है उसको जिस तरह से पहचाना जाता रहा है और पहचाना जाता रहेगा। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ अगर आता था तो उनकी शख्सियत, उनका नाम जहन में आता था। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ अगर आता था तो खादिम हुसैन रिजवी साहब का नाम जो है वो हमारे जहनों में उभरता था। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी ताकि इसके ऊपर हम तफसीली बात कर सकें। हामिद खान मशरकी साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक है, प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ आपको। सैयद शुएबुद्दीन सर आपको बहुत वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। शुएब साहब, आपसे शुरू करेंगे। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ये साल जो है ये बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को खा गया है, वो कोरोना की मद में हो या वो इसके अलावा कोई और जो है वो किसी और तरीके से उनकी डेथ हुई हो। तो ये जो खबर है खादिम हुसैन रिजवी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों सर मेरा इस्लामाबाद का दौरा, जाना था मैंने इस्लामाबाद, लेकिन मैं जा नहीं सकी सिर्फ इसी वजह से कि वहां पर ये हालात है। और कल एक बड़ी शॉकिंग सी खबर सुनने को मिली। आप उनकी शख्सियत पर क्या कहना चाहेंगे? वो जो आपने सबसे अच्छा तारफ उनका कराया है, आशिक़ रसूल और नामूसे रिसालत पर मर मिटने वाले, बिल्कुल ऐसे। इससे अच्छा तारफ उनका नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ जमातें हैं, मजहबी जमातें अलग हैं, सियासी जमातें अलग हैं। बिल्कुल। मरहूम का ताल्लुक मजहबी था और वो हार्ड लाइनर थे, राइटिस्ट, एक्सट्रीम राइट। ये वो जगह थी जो पे मौलाना अब्दुल सत्तार खान साहब के पास थी, न्याय साहब के पास, अब्दुस्तान न्याय साहब के पास, और दूसरे थे उस जमाने में जनाब शाह अहमद नूरानी साहब। सही। ये नुमाइंदगी करते थे दाएं बाजू के सुन्नी मुसलमानों की, बरेलवी मुसलमानों की। बिल्कुल सही। उन दोनों के जाने के बाद वो जो सेक्ट है उसके पास कोई लीडर नहीं था। सही। उनको ये लीडर मिले, और ये मिले आके 2015 में। ठीक। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी कितनी तेजी से पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी कि जब 2018 के इलेक्शन हुए तो सबसे टॉप पे जो वोट लिए वो तो मैंने 1,70,00,000 थे मुस्लिम लीग नून के, 1,30,00,000 के करीब मुस्लिम पीटीआई के थे, दूसरे पे नून थे, और फिर एकदम 70 लाख पे आ गई थी पीपल्स पार्टी। फिर 61 लाख थे आजाद उम्मीदवार। ये 4 नंबर थे। 5वें नंबर पे एमएमए थी जिसके 24 लाख वोट थे। बिल्कुल ऐसा ही। 5वें नंबर पे, जिसमें तमाम अपना जो आपस में मुखालिफ जमातें कहना मजहबी, वो सब कट्ठी थी इनके खिलाफ। वो थे 24 लाख। और जनाब इन खादिम हुसैन रिजवी की जमात ने 22 लाख वोट लिए पूरे पाकिस्तान से। अगर तो जो वो सिस्टम होता फ्रांस वाला कि जितने वोट लिए हैं उसके मुताबिक सीटें मिलेंगी, तो इनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। एक उनके अंदर खूबी थी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते थे। बिल्कुल ऐसे। यही उनकी शख्सियत थी। और वो बड़ी अच्छी उर्दू, पंजाबी, फारसी, अरबी चारों जुबानों पे पूरा शेर कहने का उनका तरीका भी बड़ा जबरदस्त। शेर वो सुनाते थे 2 हज़रत अल्लामा इकबाल के शायरी उन्हें बहुत याद, और अपना अहमद रजा खान बरेलवी साहब की। अच्छा, ये तमाम शायरी में से शेर भी वो होते थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में होते थे। सिर्फ वो शायरी उन्होंने, अहमद रजा खान बरेलवी ने तो की सारी शायरी हजूर की शान में है। अल्लामा इकबाल सच्चे शहदाई रसूल साहब, आशिक़ रसूल थे वो भी। तो ये इन्होंने ये बेसिकली लाहौर में पढ़े हैं, जामिया निजामिया गढ़ी शाह में। सही। और इन्होंने वहां से शेखुल हदीस भी थे, हाफिज भी थे। मैं कहता हूँ जज्बाती आदमी थे। इनकी जज्बातियत का भी बाज़ दफा ना
وہ جو ہمارا میڈیا ہے نا اس نے بڑا غلط استعمال کیا، وہ تھوڑی کنٹروورسی آ گئی. میں آپ کو جان بوجھ کے ایک اکسانے والے سوال میں پھنسا کے اس کا جواب لے کے اگر میں چلاتا جاؤں تو وہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. جذباتی آدمی کو تو پھنسانا بڑا آسان ہوتا ہے. مجھے ان کا ایک بہت ساری ٹاک شوز میں بھی ہم نے دیکھا چھوٹی سی مثال دوں گا, مجھے بڑی پسند آئی تھی. وہ دکھایا کہ ان کی پارٹی نے جلوس نکالا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 12ویں ربیع الاول پہ, تو یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس میں جا رہے تھے, سفر بگی پہ تھے, پتہ نہیں کائے پہ تھے. تو ان کو ایک جرنلسٹ نے آگے پوچھا, اس نے اینکر نے, کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اتنا یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے یوں کر کے اپنی جھولی کھول دی, کہتے دیکھو نوٹ بڑے پڑے ہیں, یہ دیکھو اتنی موٹی گڈی, ابھی کوئی پھینک گیا یہاں پہ, میں تو نہیں جانتا کون نوٹ پھینک کے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ, ایک کال کے اوپر اتنا زیادہ ان کو چندہ اکٹھا ہو جانا, کیونکہ لوگوں کا ان کے اوپر بھروسہ بہت تھا. اچھا حامد صاحب, جیسے سر نے بھی بات کی, شعیب صاحب نے بھی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ اتنی تھوڑے وقت میں اتنی جلدی ایک پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آنا, سیاسی پارٹی ہو, مطلب جیسے مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں اس کے طور پر ہو, تو آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی شخصیت, کیا ان کا کوئی کرزما ایسا تھا, کوئی ان کی شخصیت میں اٹریکشن تھی جو لوگ ان کی طرف کھچے چلے آتے تھے, اور ایک کال کے اوپر وہ اسلام آباد جیسی سردی کے موسم میں بھی وہاں پر وہ بیٹھے رہتے تھے اور ہلتے نہیں تھے؟ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی شاکنگ نیوز ہے, اور اس کی وہ چاہے وہ جس بھی طبقہ فکر سے تھے, ان کی ایک بات جو پوری دنیا میں سمجھتا ہوں ناموس رسالت کے حوالے سے انہوں نے ایک اپنا علیحدہ مقام بنا لیا تھا. ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جب ممتاز قادری کو پھانسی ہوتی ہے تو انہوں نے جس طرح کا اس کے اوپر جنازے میں جس طرح تحریک لبیک نے شرکت کی, اور جس طرح انہوں نے بلا جس کو کہتے ہیں جھجک حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, عدلیہ پہ بھی کویسچنز کیے, سب پہ کیے, اس کی صرف ایک وجہ تھی, اور وہ تھا ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جو فرانس نے بدبختی کی ہے, اور جو فرانس نے میں سمجھتا ہوں کہ بدترین حرکت کی ہے, جس کی جتنی بھی تنقید کی جائے تھوڑی ہے, اس کا جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا, میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کے میڈیا نے ان کو پوری کوریج دے رہی تھی. پوری دنیا کا میڈیا, بی بی سی سے لے کر DW سے لے کر فاکس نیوز سے لے کر, ان کو لگ رہا تھا کہ یار یہ کوئی پاورفل آدمی ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. 2 سال میں 3 سال کی جدوجہد میں اتنی بڑی کامیابی کسی کو نہیں ملی. ایک اور بات جو ان کی شخصیت کے حوالے سے, جیسے شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ رائٹسٹ تھے نا, رائٹسٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ہی سٹانس تھا, اور وہ اقبال کا ایک ہی شعر ان کی ساری سٹانس کو ختم کر دیتا تھا, مکمل کر دیتا تھا, کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. انہوں نے وہ بالکل ایسے تھے, اقبال کو انہوں نے ایسے حفظ کیا ہوا تھا, ایسے لگتا تھا جیسے اقبالیات خود ان کے اندر اتری ہوئی ہے. اور میں یہ کہوں گا ان کی یہ بہت بڑی خدمت ہے نئی جنریشن کے حساب سے. آج کا اسکول کا بچہ یا کالج کا بچہ یا اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز وغیرہ میں اقبال کو بحیثیت کوئی سیکولر ثابت کرنا چاہ رہا ہے, کوئی اقبال کو کسی اور انداز میں ثابت کرنا چاہ رہا ہے, کوئی فلسفی ثابت کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اقبال کا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اقبال کی جو افکار ہیں, جو اقبالیات ہیں نا, اس کو ایک ڈیفرنٹ اور صحیح انداز سے میں سمجھتا ہوں مولانا خادم حسین رضوی نے پیش کیا. اور ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ ایسا آدمی جو معذور ہو, دیکھیے, اور اس حادثے میں ان کی جس حادثے میں ان کی وہ ٹانگوں 2006 میں ہوا تھا, جی بالکل میرے والا میں حادثہ ہوا تھا, حادثہ ہوا تھا, دھرنے میں بیمار بھی تھے, ڈاکٹر نے کہا کہ اب نہیں, آپ دیکھیں کہ 2006 سے 2020 تک 14 سال انہوں نے خطیب رہے, ادھر اسکیم موڑ کے پاس ہی مسجد تھی, وہاں پر خطیب رہے, نظامی ادھر مدرسہ نظامیہ میں دوسری جگہ پر, لیکن ان کی جو جد و جہد تھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. ان کا جو ایمان تھا کہ بھئی انہوں نے 1-2-3 جگہ بڑی اچھی بات کہا, جی مجھے اپنی جان سے پرواہ نہیں, میں اس خدمت کے لیے آیا ہوں. تو وہ جو 1-2 ویڈیوز ان کی وائرل ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ جی میں جانتا ہوں کہ لوگ یا مجھے اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے, مڈل کی کوئی بات نہیں ہوگی. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کبھی آدمی کا اگر اندر سے انر سیٹسفائی ہو, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے لب و لہجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے الفاظ کے چناؤ سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی نیت میں اختلاف نہیں ہو سکتا, ان کے
उस जज्बे से इख्तलाफ नहीं हो सकता जिस जज्बे से वो इस सर्दी में 103 बुखार के साथ रात के 1 बजे तकरीर कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखिए कि उसके जो अब्दुल्ला गुल हैं वो रात को 12-1 बजे बैठे हुए, उनसे एक दोस्त की बात, उनका जी इतनी सर्दी लग रही थी कि हम गाड़ी में आ गए, हीटर चला लिया। बिल्कुल सही। वो भी तो आदमी थे ना, ये उनकी वो जज्बा था। बीमारी कह रहा हूं 103 बुखार, मतलब ये वो जज्बा है जो मैं समझता हूं कि कौम के लिए एक मिसाल है। बिल्कुल। जाती उनसे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन उनकी जिद्दोजहद से और उनके मकसद से इख्तलाफ नहीं, बल्कि उनके मकसद को मैं समझता हूं कि किसी ना किसी को आगे लेकर चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होता है। अहले सुन्नत वल जमात जो है ना, एक दफा फिर लीडर से महरूम। हाँ, अब देखना इनका भी तो पहले मौलाना अशरफ जलाली थे इसके तहरीक लब्बैक के 2 ग्रुप बने और वो सारा कुछ हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा कोई ना कोई लीडरशिप आए करे कि इनके बच्चों के अंदर कोई इनकी खूबी हो। बिल्कुल, वो तो वक्त के साथ पता चलेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब मेरा ख्याल है अब हम अपना टॉपिक चेंज करते हैं सर। बिल्कुल, अफगानिस्तान के दौरा किया है जनाब हमारे वजीर आजम साहब ने, और पहला दौरा है उनका, और बड़े वो होपफुल भी हैं, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे जो है वो अमन मजीद बेहतर होगा और हमारी ट्रेड भी बड़ी बेहतर होगी। शुएब साहब ये फरमाइएगा, पहला दौरा इसके बारे में तो हम ये बात करेंगे कि इससे पहले उन्होंने दौरा क्यों ना किया, 2-2.5 साल हो गए, क्यों ना जा सके, फिर उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं और कितना सूदमंद साबित हो सकता है ये दौरा। देखें, एक चीज बड़ी क्लियर है कि अशरफ गनी पहले जब आए थे तो बड़े लिबरल से लग रहे थे, लेकिन उनके इक़्तिदार में आने के बाद उनका इंडिया की तरफ टिल्ट जो था, उनका जो झुकाव था वो नजर आता गया। वो इंडिया की तरफ खासा झुकाव था। सही। और जो उनके वो दूसरे हैं अपना अब्दुल्ला वो तो पहले ही एंटी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, एक्सट्रीमली प्रो इंडिया। अब हमारे लिए वहां पे कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था पाकिस्तान के लिए। एक चीज आप ये भी याद रखिए कि इमरान खान ने आते ही पहले साल ऐलान किया था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, दौरे नहीं करूंगा। ऐसा ही है। उन्होंने दौरे वाकई कम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुंह उठा के दुबई या लंदन नहीं चले जाते। उन्होंने दौरे वाकई कम किए हैं। ये अब टाइम बड़ा जरूरी हो गया था, इसलिए कि जो ट्रंप ने एक पेस बनाई थी कि अमन हो जाएगा और अमन चल पड़ेगा, फौज निकाल रहा था, अमन ऐसे ट्रंप जैसे आदमी से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना शर्मसार, इतना बड़ा साल बगैर जंग के गुजार दिए। उसने यहाँ पे ये बड़ी हैरानीकुन बात है, शर्मसाद कहलाता है। 20 साल की अमेरिका की तारीख में 4 साल अपने मुल्क में लड़ाई झगड़े कर रहा था वो, लेकिन उसने यहाँ पे फौज निकालने की बात की, मायदा कराया, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब ट्रंप का इलेक्शन खत्म हो चुका है, ट्रंप इज पास्ट नाउ। खैर महीने 1.5 महीने में वो चला जाएगा। बिल्कुल। हमें अब चलना है जो बाइडेन के अमेरिका के साथ। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, अमेरिका में पॉलिसी सदर नहीं देता। एग्जैक्टली। वहां के पॉलिसियां बनाने वाले पीछे बैठे हैं। पॉलिसियां वो देते हैं और जो इम्प्लीमेंट ना करना चाहे उससे करवा भी लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखना है जो बाइडेन की जो जमात है उनसे हमारा इतना कभी अच्छा ताल्लुक नहीं रहा। ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है रिपब्लिकन। ये 70 साल की, खैर हमारे लिए अमेरिका कभी भी अच्छा नहीं रहा। उसने हमें कोई कभी भी इतनी मदद नहीं की, लेकिन रिपब्लिकन हमेशा डेमोक्रेट से बेहतर है। अब ये देखना है कि इस हालात में पाकिस्तान का, इमरान खान का वहां जाना जरूरी था। नंबर 2, वो मुसलसल आपके बाढ़ लगाने की वजह से शरंगेजी करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। मुसलसल आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके मोर्चों के ऊपर रॉकेट फायर करते हैं, मार्टर फायर करते हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहां पर कुर्बानियां दे रहे हैं। 1-2 दफा तो कई चंद वाकयात ऐसे भी हैं कि जो बाढ़ लगा रहे थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी है। अब उस हालात में वहां जाके उनको मैसेज देना है, उन्हें बताना है कि अब ट्रंप के बगैर बात करनी है। नंबर 2, ये इंडिया वाला जो इशू है ना, ये जो अब आपने देखा है कि पिछले हफ्ते शाह महमूद कुरैशी और अपना हमारे DGSPR ने बात की है और खुल के बताया है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, और दहशतगर्दी कहां से हो रही है? अफगानिस्तान के रास्ते से। इट्स क्लियर नाउ। तो जब हम उन पे दे रहे हैं तो हमें वहां जाके उनसे बात करनी थी। और ये आप देखिए कि इस दौरे के अंदर खास तौर से DGSI साथ गए थे। बिल्कुल। कोई लाजमी बात है, कोई मैसेज ही देने गए थे ना कि भाई इतने हमें तंग मत करो,
कि हमारा फिर भारत हम पूरे आ जाए फिर क्या बहुत हो गई ਹੁਣ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦੇ सफर का पैमाना लबरेज ना हो ये वो बंदा जो ਹੁਣ ਨਿਬੜ लेते हैं वहां तक नौबत मार लेके जाओ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उनको ये बताने गया है कि अपने भी हालात बेहतर करो, अमन की तरफ आओ, अपना आपस में बैठो बात करो, हमारे साथ बैठो बात करो। ट्रेड की बात हुई है, रेल की बात हुई है, सड़क की बात हुई है। हमने उनके साथ 3 जगह पे अपना जो बाढ़ लगाई है ना, 3 गेट बनाए नए। पहले तोरखम और चमन था, अब हमने एक और का इजाफा किया है। हमने 3 रास्ते, उनके यहाँ सड़कें तैयार मौजूद हैं, हमने वहां तक अपनी सड़कें पहुंचा दी हैं, वजीरिस्तान के रास्ते। तो हम तो तैयार बैठे हैं, अगर वो हाथ बढ़ाएंगे आगे से रिस्पांस क्या, ये तो आप कदम बढ़ाने पे हाथ बढ़ाने पे। हामिद साहब, जो बयानिया वजीर आजम साहब लेकर गए हैं, आपका क्या ख्याल है? जो बदलती हुई सूरत हाल है अमेरिका की तरफ से और उनके साथ जुड़े जितने भी लोग थे जिनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी लेकिन हुआ कुछ और है, उनके तहफुजात और फिर इन हालात में वजीर आजम साहब का दौरा और जो एक्सपेक्टेशंस वो लेकर गए या जो सजेशन या जिस तरह से सर ने कहा कि कोई सख्त बात करने गए थे, क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है आपको अमन के हवाले से? मेरा बात ये है कि मैं इसमें 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो बात ये ज़हन में रखें कि जो बाइडन ने 2008 से लेकर 2016 तक जितनी भी अमेरिका की अफगान पॉलिसी है उसको सारी को डायरेक्टली मॉनिटर किया, डायरेक्टली कंट्रोल किया और सिर्फ ओबामा से पॉलिसी मैटर्स को फाइनल किया। इवन ओबामा ने अपनी बुक में भी ये लिखा है कि अफगानिस्तान के हवाले से मुझे हर जगह जो बाइडन ने असिस्ट किया, मुझसे इख्तिलाफ किया, मुझे कन्विंस किया। तो अब जो बाइडन का इस एरिया के ऊपर रिसर्च, इस एरिया के सियासत पे कंट्रोल और स्ट्रेटेजिकली इस इश्यूज को समझने को हम इस तरह देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो बाइडन, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। सही है। और दूसरी चीज ये कि देखें जो बाइडन पे एक के लिए बेहतर होंगे और सब मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं, मैं इस वक्त अभी पाकिस्तान के हवाले से, उसकी वजह ये कि हमारा मसला 2 है हमारे खित्ते में मसला। एक हमारा मसला कश्मीर है और एक अफगानिस्तान है। कश्मीर के हवाले से भी जो बाइडन कह चुके हैं कि जी ये मसला जो है ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ जा रहा है, यानी कि पूरा एक क्राइसिस बनने जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने क्लियरली कहा कि हम अफगानिस्तान को खाना जंगी में नहीं छोड़ के जाना चाहते। जिस तरह ट्रंप एकदम से फौजियों का इनखला कर रहे हैं, वजीर आज़म इमरान खान पिछले 1.5 साल से इस पे जोर दे रहे हैं कि हमें इनखला पे एतराज नहीं है, हमें आपके सिस्टम पे एतराज है। आप जब रशिया के वक्त यहाँ से चले गए थे तो हमें निहत्ता छोड़ गए, हम फिर अपनी जंग हमें लड़नी पड़ी, ये सारी दहशतगर्दी हमारे पास आ गई। तो ये हम हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहते। इस सूरत हाल में जो बाइडन जो हैं वो इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। जो बाइडन पे पाकिस्तान के हवाले से 2 इल्जाम हैं जो मैं समझता हूं कि उनको इस टेन्योर में उनको क्लियर करना होगा। एक जी जो डू मोर का नारा है ना, ये जो बाइडन है जो देने वाले थे, ठीक है जी, वो नवाज शरीफ के कंधे पे, आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो नवाज शरीफ थे तो उनके कंधे पे थपकी दे के जो वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई, तो वो पूरा डू मोर का एक जेस्चर था। और दूसरा जो है वो जो उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन होता है उस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में उनको ये पता है कि वजीर आजम इमरान खान 2006 से लेकर 2018 तक ड्रोन हमलों के खिलाफ एक पूरी तहरीक की हैसियत रखते हैं। पूरी पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान से ज्यादा कोई नहीं बोला। अफगान पॉलिसी को बगैर जंग के हल करने के ऊपर इमरान खान साहब से ज्यादा कोई नहीं बोला। वज़ीर आज़म का ये जो स्टांस है और नैरेटिव है कि जी जंग मसले का हल नहीं, अब जो बाइडन को इसी पर अमल करना पड़ेगा और पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है उसको असिस्ट करने को। पाकिस्तान ने चाहे वो टॉम हॉलब्रूक का दौर हो, चाहे ये माइक पेम्पियो आए, चाहे ज़ल्मे खलीलजाद आए, कोई भी आए, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ भी फैसिलिटेट किया है, पाकिस्तान ने अफगान गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत की है, सिर्फ एक मुतालबे के साथ कि जी जो भारत वहां पर हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वार कर रहा है वो खत्म होनी चाहिए। भारत के 18 कौंसल खाने क्या करते हैं? दुनिया में किसी मुल्क में किसी के इतने कौंसल खाने नहीं है, और वो भी सरहद के साथ साथ, सरहद के साथ साथ। देखें, और एक और बड़ी जो अजीब मतलब फनी बात अभी आपने की तो मुझे याद आया कि जो बाइडन का और अमेरिका का एक बड़ा अजीब स्टांस कि जब इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे बाड़ लगाता है तो वो कहते हैं जी ये उसका राइट है। जब पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन के ऊपर लगाता है
तो कह देते हैं जी कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है, ये जनाब फ्री जो है वो उनकी जो कल्चरल है तो ये है, कश्मीरी मिल नहीं सकते। हाँ, ये देखें आप कि कितना बड़ा तजाद है कॉल ऑफ ऑयल में और अमेरिका जैसी सुपर पावर का। इसके अंदर इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने 2-3 बार इस पॉइंट को डिफरेंट फोरम्स पे बड़ा क्लियरली वाजे किया है। उन्होंने कहा जी या तो आप इंडिया को भी ना लगाने दें, हाँ जी, या तो फिर हमें ना रोकें, और हमें ना रोकें। और दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए तो प्रॉब्लम ये है कि आप खुद कहते हैं जी कि टेररिज्म रोको, टेररिज्म सारा अफगानिस्तान से आ रहा है, आप खुद कहते हैं जी कि वो ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, हम उसको भी रोक रहे हैं। हम तो आपकी जंग अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपके लिए लड़ते रहे हैं, आप हमें जंग की स्ट्रेटेजी तो ना सिखाएं। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि ये दौरा बड़ा कामयाब है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन खुले अल्फाज में, जिस अंदाज में इस सारे पूरे दौरे में बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा जी कि हम ट्रेड चाहते हैं, हम नहीं चाहते स्मगलिंग हो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक कॉस्ट पे, और वो ये है कि अमन दोनों के लिए होना चाहिए। हमारे लिए अगर आपके लिए अमन है तो हमारे लिए भी अमन होना चाहिए। कितना जुल्म है, हमारा आटा, हमारा चावल, स्मगलिंग के ऊपर हमारा इवन ब्रायलर जी, ये सारा कुछ पाकिस्तान से जा रहा है और ऐसे जा रहा है जैसे लाहौर से पिंडी जा रहा है। भाई खुदा का वास्ता पैसे दो, ट्रेड होनी चाहिए, इस पर टैक्स दो, लेके जाओ। बिल्कुल। अच्छा शिव साहब, जैसे आपने इससे पहले कहा कि पॉलिसीज जो हैं वो प्रेसिडेंट मुरत्तब नहीं करता, पीछे जो लोग बैठे होते हैं, जाहिर है वो थिंक टैंक्स होते हैं, वो बनाते हैं। लेकिन अमेरिका में थिंक टैंक्स तो बहुत ज्यादा है, वो कहता है, फिर पेंटागन है, बिल्कुल, CIA है, अब तो FBI बहुत ताकतवर हो गई है। एक जमाना था वो अब लोग भूल जाएं, FBI अब अमेरिका के बाहर भी काम करती है। पहले FBI सिर्फ अमेरिका के अंदर थी, CIA बाहर थी, अब तो FBI भी बाहर काम कर रही है। उनके यहाँ बहुत सारे दिमाग कटे। हम अमेरिका गए, उन्होंने हमें दिखाया, उन्होंने हमें बताया कि 9/11 से पहले FBI और CIA एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, काम नहीं करते थे इकट्ठा। फिर जॉर्ज बुश ने बकायदा ऑर्डर किया कि दे हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब 32 एजेंसियों का एक नेटवर्क कोऑर्डिनेशन में, 32, और वो सब एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने कहा अगर ISI अपना CIA और FBI आपस में तबादला कर लेते ख्यालात तो 9/11 नहीं होना। ये बड़ा वाज़ेह उन्होंने बताया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और एक चीजें होती हैं। जो बाइडेन की पॉलिसी की हम बात कर लेते हैं, जैसे खासा नहीं, जो बाइडेन की पॉलिसी की जो बात की है, उनके पास तजुर्बा बहुत ज्यादा है। वो 8 साल अमेरिका के नायब सदर रहे। अब व्हाइट हाउस में ना सही, व्हाइट हाउस के बाहर सही, लेकिन एक शख्स जो कि तमाम अफेयर्स के अंदर बैठा देख रहा है हर चीज को, उसको उतने एक फौरी एक शख्स होता है जो नया आता है, जिसको अलिफ से पढ़ाना पड़ता है, एक वो शख्स है जो पढ़ा पढ़ाया है, और सर 36 साल से कांग्रेस का मेंबर है किसी न किसी अंदाज से चल रहा है मुसलसल वहां पे। और फिर ये है कि उसके बाद देखें, उसकी ईमानदारी की एक बड़ी बात आई थी कि जब ओबामा ने कहा था कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने कैंसर के पेशेंट बेटे का ये इलाज करवा, इसका घर भी रीमॉडल होने लगा था, वो रिपोजेस होने लगा था। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो हालात होते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां बड़े बड़े लीडर्स के पास विदिन एक टेन्योर आ जाती हैं। जो बाइडेन जब अपने घर गया, अपनी 8 साल खत्म होने पे टेन्योर, ट्रेन पे वो और उसकी बीवी खड़े हुए ट्रेन में चढ़ रहे थे, तस्वीर वायरल हुई थी। तो मतलब अब वो एक माशरा थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे सियासत पेशा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ सियासत पेशा है। और ये तो हम उनकी अपनी जो पर्सनालिटी है उस पे बात कर रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से मुझे लगता है कि मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि जैसे शोएब साहब ने भी शुरू में कहा, बहरहाल अमेरिका की जो स्टेट पॉलिसी है उसमें ज्यादा तब्दीली नहीं आती। एक प्रोग्राम में मैंने एक जगह कहा, मुझसे पूछा गया कि अमेरिका में कोई तीसरी कुव्वत है, तो मैंने कहा नहीं, वहां वो पहली कुव्वत है। क्यों? वहां पे पेंटागन के जो डिफरेंट डेस्क हैं, उन्होंने उसी सिस्टम में काम करना है, उसी तरह काम करना है। वहां मल्टीनेशनल कंपनीज के जो इंटरेस्ट हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने वॉच करना है। इसी तरह जो इसके अंदर बड़ी थिन सी लाइन आती है, जब रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स में इक्तदार आता है, तो एक बड़ी थिन सा डिफरेंस आता है उनकी पॉलिसीज में, लेकिन जो मेन कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर वो सेटल्ड है। वो सेटल्ड है। एक चीज और रह गई कि इसमें जो असल चीज है, वो जो बाइडेन की मशरक़ वस्ता की पॉलिसी देखनी पड़ेगी, बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि ट्रंप ने इसराइल को तस्लीम करवाया है। बिल्कुल। अब तो यही सुना था कि सऊदी अरब भी करने वाला है। जी। तो वो जो पॉलिसी है
वो जो मुसलमानों को इसराइल को मनवाने पर लेके जाना था, बिल्कुल क्या वो पॉलिसी क्या इसराइल को इसका धचका इस लगेगा वक्त या नहीं? हमसे ज्यादा तो अरबी परेशान है बिल्कुल सही कह कि रहे हैं हमारे साथ होना क्या है। यरूशलेम में वो कैपिटल ले गया, सारा कुछ कर वो दिया सारा ट्रंप कुछ ने, उसने तो बिल्कुल जूस के सही हक में बात। किया। ये सारी चीजें जो है ये वक्त के साथ साथ आज जल्दी से सामने आ जाएंगे, देर नहीं जल्दी से आ लगेगी। जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर बात कर लेते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट तो सामने आ चुके हैं, तकरीबन उतनी ही सीटें आजाद हैं जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 हैं। और 7 जी जी 9 और 7 बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन ने अब बिलावल साहब को कह दिया, क्योंकि बिलावल साहब जो है वो बाजी नहीं आ रहे, वो तो नहीं, कहते देखें, हैं कि असल में- धांधली की आवाजें उठना शुरू हो गई जैसे I know, पाकिस्तान के देखें, यहाँ के इलेक्शन मैं में तो होते थे उनसे पहले। बड़ी maturity expect कर रहा वो था। बेचारे अपना घर बाहर छोड़कर 2 महीने 1 महीना पूरा बिल्कुल। एग्जैक्ट लगातार 30 वहीं बैठे रहे बिल्कुल। और वहां से हिले नहीं, रोज जलसे करते रहे। अब जलसे कर करके ना लोग ये समझते हैं कि मैं तो जीत गया। बस ये नहीं थोड़ी सी गैदरिंग देखी नहीं ये और नहीं होता। सही ये फैसला तो इलेक्शन का बॉक्स खुलने के बाद एग्जैक्टली इस पे वो कोई डब्बा बताता है कि किसका फैसला होना है। अब वहां पे जो है आप ये देखें ना, उन्होंने 9 सीटें ली हैं, सही है 5 आदमी उनको ज्वाइन कर गए हैं। बिल्कुल अब इसके बाद उनको मेरा ख्याल है 6 में से 4 सीटें खवातीन की मिल जाएंगी जी, जाएंगी, 14 और 4 18 हो गई। और ब्यूरोक्रेट अपना टेक्नोक्रेट दो की सीटें। 2 मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो 6 और 14 20 20 उसके और क्या चाहिए? क्लीन स्वीप क्लियर 2/3 majority। 2/3 मेजॉरिटी है उनके पास। 2/3 मेजॉरिटी है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो वही जो बिलावल कल से कह रहे हैं कि हर एक आजाद उम्मीदवार कह रहे हैं आज वजीर बन जाओ, आज ऐसा नहीं होगा। उम्मीद यही है कि वज़ीर बहरहाल खान साहब अपनी पार्टी का बनाएंगे, क्योंकि मिसाल बुज़दार साहब की दी जा रही है कि बुज़दार साहब को पीछे से पता नहीं कहां से निकाल के लाके बिठा दिया। और एक ईमानदारी की बात है कि बुज़दार साहब आज भी देखा जाए तो उस हवाले से अकेले ही हैं। हाँ, क्वेश्चन है। उनके पीछे वो बस पीछे इमरान खान बैठा हुआ है, वो कहता मैंने पीछे ना देखे कोई, मैं बैठा हूं। आप देखें जब कोई बुज़दार को मुश्किल कोई भी बात होती है तो खान फौरन साहब बयान direct आता सब आ है। जाते हैं और लाहौर में आते लाहौर में आके बयान जहाँ पे देते हैं। बुज़दारी कुर्सी है उसके साथ कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। अब सामने सारे बैठे हैं, अब दोनों को नजर आ रहा है कि सामने एक को देखूंगा उसको देखूंगा। ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल यहाँ इनको चाहिए। और एक चीज बड़ी क्लियर है, आजाद कश्मीर हो चाहे गिलगित गिलगित बल्तिस्तान, बल्तिस्तान हो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना पाकिस्तान की, बिल्कुल उसी को वोट पड़ते हैं। सही है बिल्कुल, उनके ये साजिश मसाइल की जो बात। है ना सारे वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है। डायरेक्ट बिल्कुल है। पाकिस्तान में तो हर चीज। 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों को इतना कुछ मिल गया है, बिल्कुल उनका ये मसला नहीं है। बिल्कुल सही। उनको फेडरल से लेना है। फेडरल से लेना है उनको तो सबको चलिए मीन गड्ढापुर की तरफ देखना पड़ता है, भाई कुछ लेके आए हो सही कह रहे हैं क्या, एकदम जाते हुए क्या देके क्या लेके जाओगे। जाओगे बिल्कुल ये चीजें जो है ना उनकी, अब अगला इलेक्शन जो है वो जो कहा जा रहा है कि आया तैयार खड़ा है, वो खैर अभी अगले साल जाके सितंबर अगस्त अक्टूबर आजाद में कश्मीर। आजाद कश्मीर वो एंड पे जाके आएगा इलेक्शन। लेकिन मुझे नजर ये आ रहा है कि वहां भी रिपीटेशन यही होगा। क्यों? उस वक्त तक खान साहब के 3.5 साल हो चुके होंगे, ठीक है तो वो तो फिर आखिरी दौर चौथा साल जो होता है ना, जी। वो तो इलेक्शन की तैयारी का दौर तैयारियों का होता होता है है। और कि उसमें नवाजिशात लेकिन भी बड़ी उसमें होती है कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान ने खुद ही बड़ी कह रही है नवाजिशात बड़ी होती है, बड़ी। तो कश्मीरी तो फिर उसमें वो काम हुए होते हैं जो पिछले 3-4 साल में कश्मीरी नहीं होते इलेक्शन ईयर कश्मीरियों के साथ एक चीज बहुत अच्छी हो रही है, 2 पानी के मंसूबे और वहां बन रहे हैं। सही कश्मीर के अंदर इस वक्त ये जो हाइड्रो के इकोनॉमिकल मंसूबे हैं, ग्रोथ बहुत वो बेहतर है। उससे जितने मंसूबे बनेंगे उतने हजारों लोग वहां पे काम लोकल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट बहुत। और फिर वहां पे एक चीज बड़ी क्लियर है कि जहां पे ये चीज बनती है वहां एक आबादी बनती है, वहां उतनी दुकानें खुल जाती हैं, वहां उतने काम करने वाले आ जाते हैं, सही बिल्कुल ये ऐसा। सारा रोजगार चल पड़ता है। एक चेन है पूरी हर चीज की। एक तो वहां कुछ भी नहीं था, एक वो वहां पे कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया 800 मेगावाट का, सही अब उसके साथ लोगों का आना जाना बैठना हर चीज लिंक है। बिल्कुल तो कश्मीर के अंदर भी तरक्की हो रही है, केपीके में भी ये पानी के हवाले जो तरक्की हो रही है ना, उसमें खुशकिस्मत है गिलगित बल्तिस्तान, सही कश्मीर और केपीके, इन तीनों के अंदर वो जगह मौजूद है जहाँ पे पानी के हवाले से डैम बन रहे हैं या रन ऑफ द रिवर बन रही है, सही बन रही है। बिजली जितनी बनती जाएगी बिल्कुल सही उनको फिर उसका पैसा भी मिलना पैसा भी है, मिलेगा। ये भी देखे ना, उनको पैसा मिलेगा उसका। और बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान को फायदा। जी पाकिस्तान का आमिर खान साहब आप कह रहे हैं आप को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी बिलावल साहब से कि हाँ, वो मैं- बड़ी मेच्योरिटी हाँ, दिखाएंगे एक यहाँ मैं पर बात कहता लेकिन कलामी पिछले प्रोग्राम में बड़ा क्लियर कहा था कि मुस्लिम लीग 3 नंबर पे ही आएगी। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। ही। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जितनी अच्छी कैंपेन की, जितना अच्छा जलसा किए, जितना अच्छा किया ना,
कभी कभी ना मतलब बिलावल ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, ठीक है जी, मतलब मैं वो वार्डन कॉलेज के सामने वाले ब्रांच में पढ़ा, मैं वार्डन कॉलेज से पढ़ा हूँ। मैंने एक चीज देखी कि वहां पर एक चीज सिखाते हैं, एंड दैट इज एक्सेप्ट द डिफीट। वो कहते हैं चैलेंज आए तो एक्सेप्ट करो, हार जाओ तो उसको और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। यार खूबसूरती दिखाओ कि जी मैं समझता हूँ कि आप जीत गए हैं, हम नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स तो वही है ना। अच्छा, हाँ, प्रेशर वही है, प्रेशर वही है, हल्कों का प्रेशर वही है। एक और चीज है कि बिलावल ने ये साबित जरूर कर दिया है कि पीपल्स पार्टी में अभी बड़ी जान आ गई है। पंजाब में भी आप देखिएगा आइंदा इलेक्शन में बहुत कम अब आएगी जान। अच्छा। मेरा ख्याल है सारा जाला चला गया पीटीआई में, अब नहीं, मेरा ख्याल है अभी 2-2.5 साल में ना अब रिवाइवल, ये नहीं मैं कहता कि इलेक्शन जीतेगी। देखिए पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी पंजाब से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 200 वोटों पे चली गई, 800 900 1000 मतलब इस तरह। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बिलावल को मैच्योरिटी से इसको फेस करना चाहिए। और कश्मीर के जहां तक इंतखाबात है उसमें भी यही ट्रेजेडी है कि सारी पीपल्स पार्टी बैरिस्टर सुल्तान महमूद से लेकर और सारे तो पीटीआई में चले गए। बैरिस्टर सुल्तान पीपल्स पार्टी का भी प्राइम मिनिस्टर था, अब वो पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार बैठे हैं। ये हमारे यहाँ ट्रेजेडी है। मैं इसको समझता हूँ कि ये पॉलिटिकली अभी मैच्योरिटी कह लें, आप इसको ट्रेजेडी कह लें, अभी ये चल रही है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा कि हमेशा से देखना आ रहा है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसको ही पावर मिलती है। ये पब्लिक का डिसीजन है, पब्लिक बड़ी पढ़ी लिखी है। देखें 3 सर्वे आए हैं, ठीक है, और उसके बाद जो रिपोर्ट आई है जिन्होंने इलेक्शन मॉनिटर किए हैं उन्होंने कहा है जी कि ये बहुत वाज़े तौर पर एक मुनज़्ज़म इलेक्शन हुए हैं, इसमें कोई इस तरह की रिगिंग नहीं हुई, इंजीनियर्ड रिगिंग नहीं हुई। इसमें फाफन की रिपोर्ट बड़ी क्लियर है, यही तो कह रहा हूं, फाफन जो है बड़ी और बड़ी न्यूट्रल रिपोर्ट देता है, प्रॉपर बता देता है कि जी कहां कहां क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा जी कि इतना अच्छे तरीके से ये इंतखाब हुआ है कि इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। देखें छोटा मोटा कोई चीज निकल आए तो आप उसको इशू बनाना तो कोई बात, अमेरिका में भी इतनी चीजें तो निकल, ये हमारी रिवायती सियासत है, रिवायती सियासत है। अगर डिफीट हो गई है तो आपने मानना नहीं, आपने धांधली कह देनी है। एग्जैक्टली। इसको एक बार मैं समझता हूं कि 1-2 बार चाहिए कि बड़े सियासतदान एक बार दिल जिगर का मुजाहिरा करें और एक्सेप्ट करें। मुश्किल है लेकिन मैं ये तवक्को रखता हूं आज भी। अच्छा नहीं, सिंध में तो बड़ा आसानी से कबूल कर लिया था 2018 का इलेक्शन। देखिए शोर तो कहते हैं धांधली हुई है, लेकिन वहां पर नहीं हुई, बात ये सिंध मिल गया। शेर साहब बात ये कि जब जलसों की बात करते हैं तो मैं हंसता हूँ। इमरान खान साहब के 2013 के जलसे उठा के देख लें, उससे बड़ा जलसा कोई नहीं, उससे बड़ा जलसा ही कोई नहीं था। नहीं ये तो लोगों को लाते हैं, हाँ, उसके पास लोग आते थे और लोगों को पता भी नहीं होता। बड़ी नजर की बात बताऊं आपको, बिल्कुल। खार ने लाहौर में एक इलेक्शन लड़ा भुट्टो साहब के खिलाफ 74 में जी। वो हल्का शातबाग का था, हमारा ही हल्का था, हम वहां पे रहते थे। मैंने तब, मैं कॉलेज से आ रहा था तो मैंने तब देखा कि आवाजें लग रही हैं, जलसा खत्म हो गया था, शाम का टाइम था, चलो चलो अपना साहिवाल उकाड़े ये तब मैंने पहली दफा देखा बंदे ला के बंदे ला के जलसे पीपल्स और वो रिवायत अब भी कायम है, वो तो चल रही, अब भी चल रही है। भुट्टो साहब के जलसे में एक बंदे ने बड़ा मशहूर हो गई थी 77 में, उसने कहा शीशी लहराई तो भुट्टो साहब मुझे पता है दवाइयां महंगी हो गई। कहता नहीं, मैं 5 दिन पहले घर से बीवी की दवाई लेने निकला था, मुझे याद कर दे मैं घर चला जाऊं। ये फैक्ट है, बिल्कुल है। ये सर आजकल के जो जलसे हैं उसमें भी आवाम से जब पूछते हैं कि आप कहाँ आए हैं तो वो कहती है वो बीबी शहीद जलसा है, बस। और कुछ ये कुछ नहीं पता किसके जलसा है, कौन उम्मीदवार है, क्या मसला है। सही सर, वहाँ की आवाम कहती है खंबे को भी खड़ा कर देंगे ना, उसके ऊपर लिख देंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो तो ऐसे ही, वो तो ऐसे ही। सिंध में अंदरूने सिंध तो उनका ऐसा ही जिसका निशान तीर होगा या जिसकी पहले तलवार थी वो उसको वोट, तीर को वोट। चलिए सर अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो बिलावल के बारे में बताइएगा लास्टली कि क्या वो इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे तो बयानिया क्या होगा और आगे इसको कैसे लेकर चलेंगे? देखें जो होना था वो तो हो गया। उन्हें अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि उन्हें एक आधी और सीट मिल जाएगी ख्वातीन में से, चलो। लेकिन यही समझना कि ये भी सिंध के इलेक्शन थे। सही उनको सिंध के इलेक्शन ही कबूल होते हैं जहाँ अपनी हुकूमत बन जाए। बिल्कुल सही है। पंजाब में उनको पता है कि हमारा सफाया हो चुका है, बड़ी मुश्किल से। वो तो दुआएं दे मखदूम अहमद महमूद को कि उनके 2 बेटे जीत जाते हैं तो चलो 2-4 सीटें मिल जाती हैं, ये भरम रह जाता है, भरम रह जाता है। ये राजा परवेज, मुझे समझ नहीं आती है परवेज अशरफ की सीट कैसी, वो पक्की उन्होंने क्या किया है वहां पे अपने हलके में, क्या क़यामत का काम किया है,
कि वो जीते जाते हैं वहां से। बड़ी हैरानी की बात है ये, बिल्कुल ऐसे। पिंडी जैसे शहर नहीं, वो पटवारी पट्टी है, वो अभी तक राजा प्रवेश नहीं, के लिए एक है। उनकी हाँ, एक उनकी सीट है, बाकी तो कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे बाकी तो ये पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून है। ऐसे ही। तो बहरहाल बिलावल को जो उन्होंने कहा ना बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, अब वो बच्चा नहीं ऐसा है, ही। ग्रोन अप चाइल्ड है, बिल्कुल। 30+ चेयरमैन है है, पार्टी की। तो और 2 साल में 35 का हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म बनने का अहल भी हो जाएगा। हाँ जी। तो उसको ना अपने आप को एक समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहना चाहिए कि मैं तस्लीम हूं। एक्सेप्ट कर Exactly. ये एक बेहतर तरीका है और ग्रेसफुल तरीका यही होता ऐसा है ही। कि इंसान पढ़ाई के साथ जाए। बिल्कुल सही है। पीडीएम जलसा जनाब फिर से जोर पकड़ना शुरू हो गया है जीबी इलेक्शन के बाद। हामिद साहब, 2 रोज के बाद होने जा रहा है ये, गालिबन कोयटा में इलेक्शन होगा, पेशावर में, सॉरी। तो अब आप देखिए हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि स्कूल्स बंद करने के ऊपर की तजावीज़ पेश की जा रही है कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएं, लॉकडाउन कर दिया जाए, और इन हालात में आप अभी भी अपने पर्सनल जो मफादात है उनको साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए, इसके अंदर 2 अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो पेशावर की ज़िला इंतज़ामिया है उसने इजाज़त देने से इनकार कर दिया और बड़ा वाज़े तौर पर कहा जी कि देखिए SOPs पे अमल नहीं हो सकता, शहर की सूरत हाल ख़राब है, पूरी दुनिया में कोरोना के मामलात जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हो रहे हैं, हम इजाज़त नहीं देंगे। उसके जवाब में PDM ने कह दिया जी हम जलसा ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब आप सोचिए कि ये कैसी पॉलिटिक्स है जिसमें अवाम की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। अवाम को एक तरफ से कहा जाता है जी कि आप SOPs पे अमल करें, दूसरी तरफ से हुकूमत पे जोर दिया जाता है कि जी हुकूमत जो है वो डेली वेजेस वालों को भी कुछ ना कुछ पैसे दे, और जनाब अगर लॉकडाउन करना पड़ता है तो गरीबों को पैसे दे। एक तरफ से ये बयानिया और दूसरी तरफ से कह रहा है जी कि हम हजारों का मजमा इकट्ठा करेंगे। हमने देखा उन्होंने पिछले जलसे में क्या किया, अभी भी क्या हुआ। लोग देखिए, इतने लोगों की गैदरिंग में तो किसी तरह एहतियात नहीं हो सकती। और आप देखिएगा कि अभी हफ्ते 10 दिन में उस जगहों से, मानसेरा से कितने केसेस आएंगे, लाजमी आएंगे। अब उसका मुर्द इल्जाम किसको आप ठहराएंगे? अपोजिशन को ठहराएंगे। लेकिन अपोजिशन को ऐसे लग रहा है जैसे उनकी सियासत शायद आखिरी मोड़ पे है, शायद वो एक जलसे से कोई हुकूमत गिरा देंगे। मैं आपको बताऊं सुमेरा, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। ऐसा ही है। हुकूमत सख्ती से भी ये जलसा बंद करवा दे तब भी हुकूमत को कुछ नहीं होना। हुकूमत इनको जलसा करने दे, हुकूमत को कुछ नहीं होना। अलबत्ता अवाम की जिंदगियों के लिए मैं ये समझता हूं अगर हुकूमत सख्ती से भी अमल करवाती है, अगर हुकूमत जलसे को नहीं होने देती है, स्टिल मैं कहूंगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक है ना वो हुकूमत के इस फैसले की तायीद करेगी। और खसूसन KPK के हवाले से आप देखें तो वहां पर इनकी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है, KPK में PTI बड़ी पॉपुलर है। शायद इसी वजह से जो हुकूमत है ना वो शायद ये चाह रही है कि जी इनको शो करने दो, कितने बंदे ला सकते हैं पता चल जाएगा। वरना वो विक्टिम खेलेंगे जी कि हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, हमारा तो जलसे ने हुकूमत उल्टा देनी थी, ये कर देना था। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों के लिए सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर कुछ होता है तो इस सूरत हाल में PDM ज्यादा जिम्मेदार है। क्यों कि आपकी जिद जो है वो हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। बिल्कुल ऐसे ये मैं समझता हूँ। देखिए शेख साहब, जैसे सर ने भी यही बात की, कोरोना वाली बात को भी इससे हम रिलेट करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम जीबी इलेक्शन और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन होने वाले उसकी हम अगर बात करें तो क्या ये अपने इस बयानिए को लेकर ये वाला बयानिया भी अब ऐड हो जाएगा कि जी यहाँ पर धांधली हुई है, मुमकिन तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ये लोग धांधली करेंगे? मुस्लिम लीग नून का तो एक ही बयानिया है जो नवाज शरीफ साहब के पुराने तकरीर करनी है वो वही, और मौलाना साहब भी उसके साथ ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी हुई। लेकिन एक बात बताऊं, जलसा कामयाब हो जाएगा। अच्छा। वो इसलिए कामयाब होगा, ये आप याद रखें, ANP अवामी नेशनल पार्टी के अपने फॉलोअर्स बड़ा फैक्टर है। मौलाना साहब की KPK में हुकूमत भी रही है और वहाँ पे मजहबी लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो जमात उलमाए फे के साथ है। ये दोनों जमातें बड़ी हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ ना कुछ खत्म हो जाए लेकिन वर्कर्स रहते हैं, बड़ी पार्टी है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी होंगे और फिर कुछ इधर से भी जाएंगे। बिल्कुल वो जरूरी नहीं है अमीर मुकाम ले आएंगे। स्वाद से अमीर मुकाम साहब का बड़े अच्छा खासा काफिला चलता है, वो ले आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कसूरवार तरीके इंसाफ को भी ठहराता हूँ। असल में गिलगित बल्तिस्तान में जो जलसे हुए हैं ना उसके बाद दोनों कसूरवार हैं। पीपल्स पार्टी ने भी किए, नून ने भी किए, PTI ने भी किए। क्या वहां पे कोरोना नहीं आएगा? परसों तक किए, कितने दिन हुए? 5 दिन हुए इलेक्शन हुए। 13 तारीख तक वहां जलसे हो रहे थे। वहां पे नहीं नजर आया किसी को
कि यहाँ के लोग इंसान नहीं है, इनको कोरोना नहीं खाएगा। सही। ये जो आज इनको अवाम की ख्याल आ रहा है सबको, ऐसे इसी उस वक्त क्यों नहीं आया? यही शायद पॉलिटिकल एक दूसरे को गेन की लेकिन बात है। यहाँ बदकिस्मत ये है कि सियासतदान ये समझते हैं कि ये अवाम हमारे खादिम है, इनका काम हमें वोट देना है, वोट दिलाना है और हमें ऊपर पहुंचा के बड़े मुकाम पे बैठाना है। Exactly. ये एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारे यहाँ अवाम को उनकी हैसियत नहीं दी जाती, वोट की इज्जत की बात की जाती है, वोट देने वाले की इज्जत की बात नहीं की जाती। बिल्कुल ऐसे ये ही। बहुत बड़ी बदकिस्मती है और ये आज तक नहीं हुआ। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में वोट देने वाले को इज्जत देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ एक और मसला है इस वक्त में, आज कल अपना ये आलमी दिन था इसका, बच्चों का पढ़ाई का। पाकिस्तान में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ऐसे ही है। इतनी बड़ी तादाद है, 1.5 करोड़ से नहीं सर नहीं, 2,28,00,000 बच्चा देखिए नया 5 से 16 साल की उम्र का। Out of 45 लाख तो हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, बाकी वो हैं जो 9 साल के 16 साल की उम्र में स्कूल से भाग जाते हैं या माँ बाप उठा लेते हैं। 78% बच्चियां बलोचिस्तान में स्कूल ही नहीं का मुंह देखती। बिल्कुल। आपने कौन सी तरबियत देनी है, आपने कौन सी कौम बनानी है? अगर बच्चियों को तालीम नहीं मिलेगी तो वो आगे अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे, बिल्कुल ऐसे क्या पढ़ाएंगे? ये एक बड़ी बदकिस्मती मसाइल है। ये हमारे ये मसाइल address हैं, करना चाहिए। इनकी बात करो ना खड़े होके भाई, जी बिल्कुल। मेरे मसाइल की Community बात issues करो की तो यार। बात ही नहीं होती शायद। आप लोगों को तालीम दे दें, इंशाअल्लाह इनको घर भेजना शुरू कर देंगे। सही बात। तालीम लोगों को मिल इसलिए तो जाए। दे नहीं इसी रहे। डर से तालीम नहीं ऐसे देते तो कि ये यही शऊर निजाम आ तो जाएगा सर- तो इन सारों यही को। निजाम तो सर हाँ, सिंध में है। बड़ी बिल्कुल बदकिस्मती में यही निजाम सिंध बटेरा। में, बलोचिस्तान में, केपी बटेरा, में, बटेरा जहाँ जहाँ पे भी पंजाब में भी, तालीम, हाँ पंजाब में बहुत सी जगह जनूबी पंजाब स्कूलों के सारा अंदर देश घोड़े है। गधे बांध देते हैं, अपनी भैंसें बांध देते हैं। तालीम जो है वो ये जो सियासतदान है ये समझता है कि ये इसकी दुश्मन है। बिल्कुल। हम उसको सियालकोट पता है कि के- शऊर आ गया जाएगा। बस तो वो फिर वोट का हक भी सही इस्तेमाल करेगा और अपने वोट का जवाब भी लेगा और 5 साल में। और ये चीज कारखानादार भी यही समझता है सब। कि मेरी फैक्ट्री के अंदर काम करे, बंदे कम हो पढ़े जाए। ना, हाँ। इसका बच्चा पढ़े ना, पढ़े, कि पढ़ेगा तो फिर मेरे पास मेरे मजदूर पास कहाँ से नहीं आएगा? बिल्कुल। बिल्कुल सही है जनाब। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है और बड़े डिटेल में बात की है, तो बहुत शुक्रिया सर, आपका भी सर बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आज जो भी डिस्कशन की हमने, आप उस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशन भी आप हमें दे सकते हैं। आपके कमेंट्स, आपके सजेशन, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। और आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।